24 की बिसात किसका मजबूत दाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी की सियासत इन दिनों जोरों पर है क्योंकि 24 में चुनाव जो है, तभी तो समाजवादी पार्टी जहां जातीय जनगणना कराने की मांग पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी का फोकस मिशन 80 पर है। यानी कि बीजेपी मिशन 80 के तहत सभी की सभी सीटों पर अपना कब्जा चाहती है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। तो क्या 24 का चुनाव यूपी में जातीय आधारित मुद्दों पर होगा या फिर विकास के मुद्दों पर? क्योंकि ये सवाल इसलिए 24 को लेकर समाजवादी पार्टी जहां सदन से लेकर सड़क तक जातीय जनगणना को मुद्दा बना रही है और सरकार से सूबे में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी अलग रणनीति का ताना बाना बुन रही है। बीजेपी की नजर अपने उस कोर वोट बैंक पर है जिसे केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिलता है, यानी लाभार्थियों पर बीजेपी का सीधा फोकस है। बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर यूपी में मिशन 80 में जुट गई है। इसी के तहत बीजेपी ने बूथ स्तर पर 11 सदस्यों की कमेटी तैनात कर विपक्षी पार्टियों को एक करने का संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश यूपी में सभी सीटों पर कमल खिलाने की है। चाह रही है, जिस उद्देश्य से उसके पीछे लगी हुई है, ये सिद्ध होता है कि इन्होंने सदा ही जातीय राजनीति करी हुई है। इनकी मंशा सिद्ध होती है कि ये आगे भी जातीय राजनीति ही करेंगे। ये सर्व समाज कल्याण के विषय में ना सोच सकते हैं। इनका आधार भी कभी नहीं रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने राम भक्तों पे पूर्व में गोलियां चलवाई हैं, इन्होंने स्त्री जाति का अपमान किया है। इनके यहाँ से ऐसे बयान कई बार आए हैं कि बालक हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों से हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और जनता भी अब इनके फेरे में नहीं आने वाली है। जनता भी ये समझ गई है कि वे जो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, वे सर्व समाज के कल्याण के विषय में कभी नहीं सोच सकते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर अड़े हैं और सरकार को घेरने में जुटे हैं, उससे लगता है कि सपा 2024 की जंग जातीय जनगणना के बलबूते पर जीतने की उम्मीद पाले हुए है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की मंशा बीजेपी के मुकाबले इकलौते विपक्ष की भूमिका निभाने की है। तभी तो सपा एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ समीकरण के साथ पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक को खड़ा करने की कवायद में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से बचने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि वो पिछड़ों दलितों का वोट तो लेना चाहती है और काफ़ी हद तक लेती भी है, लेकिन जब उनके हक और अधिकार की बात होती है तब वो कोई न कोई बहाना करती है। और अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो उनकी संख्या समझ में आ जाएगी। अब जितनी संख्या उनकी रहेगी वो उसी अनुपात में भागीदारी मांगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से बचने की पूरी कोशिश कर रही है और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे पिछड़ों दलितों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का कुचक्र रच रही है। दरअसल सपा की जंग अकेले बीजेपी से नहीं है। सपा को विपक्षी पार्टियां मायावती की पार्टी बीएसपी से भी टक्कर है, क्योंकि सपा को इल्म है कि हाथी की सेहत कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, मगर फिर भी बीएसपी का हाथ उसकी साइकिल की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। खैर, अपनी अपनी रणनीति में कौन कामयाब हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि 24 के लिए सपा हो या फिर बीजेपी, सभी का जोश हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। हमारे साथ है विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। जल्दी हमारे साथ दिलीप यशवर्धन होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। विनय सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि देखिए यूपी की सियासत में अब जातीय जनगणना का मुद्दा जोरों से गूंजने लगा है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि सिर्फ आप जाति की सियासत करना चाहते हैं और कुछ नहीं, और कोई दूसरा मकसद नहीं है समाजवादी पार्टी का। और चुनाव से पहले जातीय जनगणना की याद क्यों आती है? देखिए, जातीय जनगणना के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से आवाज उठा रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट तो सबका चाहती है कि वोट मिले, लेकिन वह दलित या बैकवर्ड पिछड़े समाज है, इन लोगों के हक को देने से कतराती है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के तहत भी जो हक इनको मिलना चाहिए
उसके साथ कहीं न कहीं अन्याय हमेशा करते रहे हैं। तो जाति जनगणना कोई गलत नहीं है, जिसकी जितनी भागीदारी वो उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो जितना है वो उतना उसका लाभ उसको मिलेगा, उसमें बुराई क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे कराना ही बीजेपी नहीं कह रही है चाहती। कि बीजेपी कह रही है कि योगी के शासन में हर किसी को हर एक जाति को लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तमाम सारी सुविधाओं का, तो फिर जातीय जनगणना का एक नया शगुफा अचानक कहां से आ गया? देखिए, सुगुफा नहीं है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हाँ। हमेशा से तत्पर रही है और हमेशा से आवाज उठाती रही है। हाँ। लेकिन इसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में नहीं लिया है। और नहीं, आप पिछड़ों दलितों की बात कर रहे हैं ना? जी जी इस पे बिल्कुल। कब्जा तो मायावती जी का है। नहीं, कब्जा किसी का नहीं है, कब्जा उब्जा किसी का नहीं है। हम अगर उनके हाथ लड़ाई, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो बहन जी कभी सड़क पे तो आती नहीं है। कभी उन्होंने हक की लड़ाई, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी लड़ी उन्होंने, वो ट्विटर पर लड़ने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक पूरी तरह से तैयार है, गांव गांव जाकर के लोगों के बीच में इस बात को बताना। हाँ। और सरकार को अपने अपने जिले की से मांग पत्र देने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर रखी है। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख साहब, जातीय जनगणना को लेकर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और लगातार ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। तो सर, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ये बड़ा कीमती समय है और जब विपक्ष के पास हमें इस बात की खुशी है कि जो महंगाई की बात करते थे, जो विकास की बात करते थे, सुशासन की बात करते हैं, आज वो जाति और धर्म की बात करने लगे हैं। जो हमें कल परसों सिखारे थे, धर्म की बात करते थे, जातियों पर हमको इंगित करते थे, आज उन्होंने एक मुद्दा बनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। MY के समीकरण की बात करने वाले आज OBC की भी बात करने लगे, आज SC ST की भी बात करने लगे। लेकिन 2000 जब इनका 12 वाला समय था वो भी आज इनको होगा कि इस तरीके से कितने डिसीजन इन लोगों ने किए हैं, कितना जाति को लेकर ये सजग थे, अगर ये करना चाहते थे तो कितना मौका इनको मिला, क्यों नहीं ये कर पाए? कुछ नहीं है इसके सिवा कि एक सगुफा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। माननीय मोदी जी के लिए कोई ऐसा फेस, कोई ऐसा चेहरा 2024 में विपक्ष मिलकर भी तैयार नहीं कर पा रहा है। जिनके मतभेद नहीं है, मतभेद है, जो कभी मिल नहीं सकते। इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि आप जाति और इसकी बात देखिए, जाति जो है वो धर्म जो है उस पर एक बात ठीक है, सबको अपना धर्म प्यारा है, जाति प्यारी है। लेकिन इस तरह की एक चीज में अगर बात ये उठाना चाहे कि जो भी कमजोर है, गरीब है, अंत्योदय जो चौथे नंबर की पंक्ति में इंसान खड़ा, उसकी जाति धर्म कुछ नहीं है, उसको कहाँ से लाभ होना, सरकार की कौन सी नीति उसके फेवर में है, क्या पक्ष कर रही है। और OBC किसके साथ है, SC ST किसके साथ है, सब समझदार है। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत जो मिला, उसमें OBC भी, SC ST भी, सवर्ण भी, जितनी भी जाति हैं देश में, जितने धर्म है, खासकर MY की जो समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम समीकरण की मैं बात करता हूँ कि 3 तलाक के बाद मुस्लिम बहनों ने मोदी सरकार को जो सपोर्ट की है, मोदी जी को, वो भी एक बहुत अच्छा शानदार काम रहा। हमने जाति देखकर कोई विकास नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास की बात की है, हर समाज की बात की है, हर जाति की बात की है, चाहे वो मुस्लिम समाज रहा हो, चाहे कोई अन्य कोई समाज रहा हो। किसी जाति को देखकर कोई भी विकास किसी तरह का किया नहीं जा सकता, सिवा फाड़ के, सिवा नुकसान के। तो ये जाति का जो बातें हैं गले उतरने वाली नहीं है। जनता बड़ी समझदार है, जनता जो चाहती है वो सरकार कर रही है, इनको आना चाहिए। ये सरकार को गिरने के लिए बैठाए गए हैं विपक्ष में और इनको इतना बहुमत मिला है कि ये बात रख सकते हैं। उसके लिए एक सुशासन के तौर पर ठीक है, जो बात, लेकिन जो बीजेपी सर आपकी रणनीति के बारे में जरा मैं जानना चाहूंगा देवेंद्र प्रमुख साहब। मिशन 80 पर आप जुटे हैं, 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा गया है, हर क्लस्टर पर मंत्री की तैनाती होगी। दरअसल ये रणनीति क्या है बीजेपी की और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की क्या तैयारी है? शिवम सर, ये एक ऐसा प्लान ये होता है जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है, उसे आगे नई तैयारी के साथ आगे जाना होता है, तो ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा होता है। देखिए, ये हम चिल्लाते जो है कि हम जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये सारा कहते रहे, लोग चिल्लाते रहे। 385 दंगे कराए हमने 6 साल में, एक करना उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया। पिछले 6 वर्ष निकल के 2014 के बाद
कोई देश में दंगा नहीं होता, कोई इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं होती, मैं कह रहा कोई हूँ मिशन जातिवाद 80 नहीं के होता, तहत किसी तरीके 20 का नहीं। क्लस्टरों में बांटना और हर क्लस्टर की जिम्मेदारी एक प्रमुख व्यक्ति को देना, मंत्री को देना, दरअसल ये प्लान क्या है 80 को लेकर 2024 को लेकर? ये पार्टी बीजेपी एक ऐसी इस तरह की संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका एक इस तरीके का हम तय करते हैं कि किस हमारे कार्यकर्ता की बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कहाँ कितना किसकी जरूरत है, वो तय करना हमारा संगठन जानता है। जितना बड़ा हमारा संगठन है उसको चलाने के लिए उतनी शानदार सुपर टीम कैंपियन के लिए बैठी हुई है, जो उसको सेलेक्ट करने के बाद कि किसका क्या काम हो सकता है, किससे कहाँ काम दिया जा सकता है, वो सब चीज तय होती है। और ये चुनाव जीतने की रणनीति है, बड़ी ये अंदर की बात होती है, कुछ चीज जो डिबेट में ज्यादा क्लियर नहीं होती। लेकिन मैं कहूंगा कि विपक्ष को कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है, शर्माना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन कि कैसे करना है, आगे कैसे विनय सिंह, ये आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि चुनाव से पहले आपको देखिए पिछड़ी जातियों की, दलितों की याद आती है तो आप एक तरह से जातिवाद फैला रहे हैं देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। शिवम जी, ये सब कहने की बातें हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि लोगों को बांटने का काम, लोगों को तोड़ने का काम, भारत या को खंडित करने का काम कौन करता है, ये सभी जानते हैं। जाति की सियासत नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी जाति की सियासत नहीं की है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने लेकिन समाजवाद जाति की की सियासत परिकल्पना नहीं को, की है, समाजवाद की परिकल्पना को हमेशा, दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लग रहे थे, गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ, गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब क्या था सर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जिस तरीके से दलित और पिछड़े समाज के प्रति इनके अंदर जहर भरा हुआ है, समय समय पर देखिए, चाहे नौकरियां हो, चाहे जो भी रही हो, चाहे किसी चीज का प्राइवेटेशन करना है, तो कहीं न कहीं ये आरक्षण के खिलाफ, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ, बाबा साहब को न मानने वाले लोग हैं और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा सभी समाज के लिए हम लड़ाई लड़ी है, और आज कहीं न कहीं इनके निशाने पर है पिछड़ा समाज और दलित समाज, और ये सारे समाज जो है कहीं न कहीं इनके निशाने पे हैं। ये उनको आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। किसी भी, चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, चाहे कोई हो, अगर किसी के हक के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करेगी, समाजवादी पार्टी हमेशा सड़क पर रहेगी। अभी हमारे प्रमुख जी ने कहा कि मनभेद और मतभेद का, देवेंद्र प्रमुख भी आपकी बात को सुन रहे हैं कि किस जाति का अपमान हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, किस जाति को तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्या या फिर किसी खास समुदाय को तवज्जो दी जा रही हो, तो वो बात भी टीवी पर रखिए खोल के, तो उस पर भी डिस्कशन किया जाए। देखिए, इससे बड़ा अपमान क्या है, जो बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करके कहीं न कहीं आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो उनका हक है उसको दिया नहीं जा रहा है, कहीं न कहीं उन्हें नौकरियों से वंचित करने का, हर संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट में आरक्षण को समाप्त किया गया। ये क्या है और ये है क्या? किस तरह से आप और करेंगे? आज आप ये चाहते नहीं है कि वो पढ़े लिखे, वो आगे बढ़े। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उनके सपने को आप पूरा नहीं होने देना चाहते। आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप देश को खंडित करना चाहते हैं। आप एक ही पॉलिटिक्स है। इन्होंने जो बताया ना परिभाषा, मनभेद मतभेद, तो मतभेद हो या मनभेद हो, इस तरह के कार्य में ये बहुत इन्हें बहुत बड़ी सफलता। देखिए, आप तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो देश की 80% आबादी है हिंदुओं की, रामचरितमानस को लेकर कुछ भी अनापशनाप बयान दे देते हैं आपके नेता, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, निजी बयान बता देते हैं, पार्टी में उनका पद और कद दोनों बढ़ा दिया जाता है। देखिए, आज रोटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से महंगाई आज मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। लोगों के, मैं वही आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आज लोगों के थाली से रोटी छीनी जा रही है, तो रामचरितमानस आज का लोग विरोध जो है करेंगे, भूखे मर रहे हैं जी। तो रामचरितमानस का विरोध किया जाएगा सर? कौन रामचरितमानस का विरोध कर रहा है? स्वामी प्रसाद कहाँ पे रामचरितमानस का विरोध हो रहा है? स्वामी प्रसाद अगर हमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं तो आप उसे रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़ देते हैं। कह दीजिए भगवान राम कि ये समाजवादी पार्टी का बयान है निजी, ये समाजवादी पार्टी का बयान था, स्वयं प्रसाद मौर्य का निजी बयान नहीं था। नहीं जी, समाजवादी पार्टी का कभी ऐसा बयान नहीं रहा है।
कभी हम कभी रामचरितमानस के विरोध में कभी खड़े ही नहीं हुए। रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सभी लोग मानते हैं, लेकिन जल्दी से कहीं भी देवेंद्र किसी भी दिलीप के माध्यम यशवर्धन जी से, के पास चाहे जाऊंगा। धर्म के माध्यम जल्दी से, से। चाहे धर्म के माध्यम से, देवेंद्र चाहे किसी भी माध्यम से, अगर देवेंद्र आप किसी के सम्मान से खेलने का प्रयास करेंगे तो उसका विरोध होगा। शिवम सर, मैं एक चीज, विनय जी ने जिस तरह से कहा रामचरितमानस के सम्मान में, बहुत अच्छा लगा मुझे, आज खुशी हुई है। लेकिन अरे आप कहिए तो अच्छा क्या लगेगा। आप जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सड़क ले आकर के जो है चौराहे पर ले आकर के जिस तरह से आप एक चर्चा बनाए हुए हैं, अरे ये आस्था का प्रश्न है, ये आस्था के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है, इस तरह से उन्हें कहाँ रहना चाहिए। बीच सत्ताबाई थी रामायण पर उंगली उठाने के लिए, इंगित करने के लिए, क्या यही काम था? जैसे कार से पर गोली चलने के बाद जो है, हत्या कराने के बाद पूरे सीना चौड़ा करके कहते हैं और फिर आपने ध्यान से बदल जाते हैं। ठीक है, आज हम दिलीप यशवर्धन सर, सम्मान भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ उसके बाद सियासत किस ओर बदलने जा में रही ज्यादा है, समय नहीं क्योंकि लगा। यहाँ 2024 का चुनाव नजदीक है और 24 के चुनाव से पहले जातीय सियासत बनाम विकास, ये दो मुद्दे इस वक्त गूंज रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब जातीय जनगणना कराइए, बीजेपी का प्लान है मिशन 80 का। विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। शुभम जी, हाँ, जातीय मतगणना को लेकर के एक स्ट्रेटजी बिल्कुल फिक्स है। हाँ, कि विपक्ष हमेशा जातीय मतगणना की बात करता है, हाँ, और सत्ता हमेशा उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है। हाँ, और स्पेशली तब इग्नोर करने की जरूर कोशिश करती है जब सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर जातीय जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी जातियां, उनकी उपजातियां, उसमें कितने लोग हैं, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस, उनमें विकास की स्थिति क्या है, कितने उनके परिवार के लोग हैं, सारी स्थिति सामने आ जाएगी। हाँ, और इसका फायदा हमेशा जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको हाँ, मिलेगा, क्योंकि रीजनल पार्टीज का बेस इस देश में हमेशा जाति ही रहा है और कोई हाँ, एजेंडा नहीं रहा है उनका। विकास तो कहने की बात है, जो बिहाइंड द कर्टन उद्देश्य होता है वो जाति ही होती है। लेकिन बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है शिवम जी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर मैं जनता की नजर से बात करूं या मैं इस देश के संविधान की नजर से बात करूं, हाँ, हालांकि अभी सपा के प्रवक्ता कहेंगे ये संविधान में ही दिया हुआ है। हाँ, संविधान का उद्देश्य ये नहीं था। संविधान में जातिगत व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि उस पर राजनीति हो, हाँ, या वो लिंगर ऑन होती थी। आप या तो समय सीमा तय करिए सारी राजनीतिक पार्टियां मिल करके कि कितने दिनों तक रिजर्वेशन दिए जाएं, तब जाकर के ये जातियां विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। ऐसी कोई समय सीमा तो किसी ने तय नहीं करी है। लेकिन सर मुख्य धारा से जोड़ना मुद्दा नहीं है ना सर, इनका मुद्दा तो चुनावी है। वही तो कह रहा हूं, चुनावी वोट बैंक साधना है, उसके बाद कोई मुद्दा गायब हो जाएगा 4 साल के लिए, फिर मुद्दा कंधा सामाजिक है और गोली राजनीतिक है। हाँ, और वो दागी जाती है जनता के ऊपर, उनकी भावनाओं को इग्नोर करते हुए। इस देश की प्रगति अगर आप वास्तव में चाहते हैं, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे सपा के बैठे हैं, चाहे किसी और, मैं एक चीज पूछ लूं आपसे, आप इस देश की प्रगति अगर चाहते हैं तो आप जनमानस की बात करिए। आऊंगा आपके पास, विनय सिंह जी आपके पास आऊंगा, बात पूरी कर लेंगे। जाति पिछड़ी नहीं है, हाँ, जाति पिछड़ी नहीं है, इंसान पिछड़ा है। आप इंसान को आगे लाने की बात करिए। वो जो भी पिछड़ा है, किसी भी जाति का है, वो पंडित का है, ठाकुर का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, जिस जाति का है, आप समाज जातियों से नहीं बना है, समाज इंसानों से बना है, और कानून इंसानों के लिए बनाया गया है। ये जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं, ये इंसानों के लिए करी गई हैं। आपने उसका जाति का स्वरूप पहना दिया और जाति की राजनीति शुरू कर दी, और इसके दोषी सभी लोग हैं शिवम जी। कोई सपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, भाजपा भी उसी परिपाटी पर चलती है, बस स्ट्रेटेजी अलग अलग हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप जातिगत व्यवस्थाओं को खत्म करके इंसानगत व्यवस्थाएं चला दीजिए, हर पिछड़े व्यक्ति को देश की मुख्य धारा से जोड़िए ना, जो जरूरतमंद है उसको इस देश के संसाधनों का लाभ दीजिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन जातीय जनगणना कराना, क्योंकि अब और वो भी जातीय जनगणना तब याद आती है जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं। तब लगता है कि भाई जातियां पता चल जाए तो उसी हिसाब से उनके नेताओं को ढूंढा जाए, उसी हिसाब से कैंपेन शुरू करी जाए, जिन जातियों का प्रभाव हमारी पार्टी पर ज्यादा है उस एरिया पे ज्यादा फोकस किया जाए, यही उद्देश्य होता है। उनका उत्थान करना उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आप ना तो उन जातियों को पूछे जाते हैं, ना उन जातिगत व्यवस्थाओं की बात। ठीक है, विनय सिंह कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं कहना अभी आप कह रहे थे कि लोगों के उत्थान, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा, आज से नहीं, यह हमेशा इस समाज के लिए, जिस समाज के साथ अन्याय हो रहा उसकी आवाज हमेशा उठाती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है।
अभी आप देखिए विकास की बात कर रहे थे, 54 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बताए। आप बता दीजिए 2 मेडिकल कॉलेज आप ही बता दीजिए इनके तरफ से कि कोई ऐसा हो कि जो इन्होंने अधिकृत करके बनवाया हो। केवल झूठ बोलते हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? कहीं कुछ नहीं चल रहा है। ये केवल झूठ बोलते हैं। विकास में अगर आना चाहते हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विकास के विजन को आप देख लीजिए, चाहे लखनऊ में देख लीजिए, आगरा में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए। अभी वरुणा रिवर फ्रंट को इन्होंने ही रोका है बनने से। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा विकास का विजन रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास हमेशा से करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अवरोध उत्पन्न किया है। चाहे आप लखनऊ का रिवर फ्रंट हो, चाहे बनारस का वरुणा रिवर फ्रंट हो, आपको पता होगा किसने रोका है, कैसे रोका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर केंद्र से पैसा लाना हो, आप चाहे मेट्रो के लिए, आप देखिए लखनऊ में कितने इंच मेट्रो बढ़ गई है। तो विकास का विजन, विकास का एजेंडा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रहा। चाहे मेडिकल कॉलेज की अगर बात करेंगे तो आप बहराइच का ले लीजिए, बदायूं का ले लीजिए, आजमगढ़ का ले लीजिए, मुरादाबाद का ले लीजिए, ये सारे समाजवादी पार्टी के ही देन है। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, केवल मेडिकल कॉलेज पर चिप्पी लगा दिया कि अरे सदर हॉस्पिटल पर चिप्पी लगा दिया कि मेडिकल कॉलेज हो गया। मानक पूरा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अगर जातीय जनगणना मान के चले होती है, वैसे नामुमकिन सा है, अगर लेकिन मान गए मुख्यमंत्री करा दी जातीय जनगणना, तो इसका फायदा होता कैसे देख रहे हैं आप 24 में? देखिए हमने हमेशा यही कहा है, जातीय जनगणना पर हमेशा जोर देती है, उनको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से अपना कैडर फैला दिया है, उन्होंने SC/ST को भी साधा है, OBC को भी साधा है और हर समाज के लोगों को सम्मान दिया है और पद भी दिया है। लेकिन जो कैडर वोट होता है या जो निचला तबका होता है वो अभी भी सम्मान नहीं दिया, यूज किया है। सम्मान और उसमें बड़ा अंतर होता है। जाति को भाजपा ने यूज किया है सबका। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज से विमुख हो जाएगी और समाजवादी पार्टी इस बात पर प्रबलता से सामने आ जाएगी, तो समाजवादी पार्टी को इस बात का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि सर हमारी नजर हमारे उस कोर वोट बैंक पर है जिसको सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना का हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की योजना का हो। तो आप ऐसे लोगों को कैसे फाइंड आउट करोगे और कैसे मैसेज उन तक कन्वे करने की कोशिश बीजेपी पार्टी करेगी कि आप दोबारा एक बार हम पे भरोसा जताइए और फिर 24 का हमारा विजन कुछ अलग है? शिवम जी, देखिए शानदार क्वेश्चन आया है, दोबारा नहीं 3 बार भरोसे की बात है और निश्चित मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा। हाँ। अपनी मेहनत और अहंकार ही भरोसा नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए विजय जी, आपको पूरा मौका मिला जाएगा। मैं बड़ी शांति से आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ। और सुननी भी चाहिए, दूसरे की बात सुनने के लिए बैठे हैं, फिर शानदार तरीके से जवाब भी देने का हम लोगों का काम है। हमारे पीछे बड़ी जनता बैठी है। दिलीप सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आप बात करिए जाति से हटकर, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, हम किसी समाज से जुड़े हुए भी हैं, हमारी जाति भी पिछड़ा है, पिछड़े हुए लोग हैं, श्रवण में भी बहुत पिछड़े और गरीब कमजोर लोग हैं, SC/ST में भी बहुत पिछड़े कमजोर लोग हैं। सरकार को घेरने के मुद्दे पर घेरना चाहिए और सरकार को आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष उससे सवाल करे और जनता का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लाभ हो। यही एक अच्छे विपक्ष। लेकिन सवाल करने पर तो आप पुलिस का नोटिस भेज देते हैं सर। नेहा राठौर को भेज दिया, गाना ही तो गाया था उन्होंने। पुलिस का नोटिस वहां जाता है क्यों सर, जहां जरूरत होती है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। सरकार जब लॉ एंड नेहा राठौर के गाने से कौन सा लॉ एंड ऑर्डर डिसबैलेंस हो गया सर आपका? नहीं, देखिए कहीं भी जिस तरीके का वो तो कह रही थी यूपी में कहा बाबा की DM बड़ी रंगबाज भाई, सवाल ही तो उठा रही थी वो। नहीं, सवाल उठाइए। सवाल उठाने के लिए बहुत मौके हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया से आप उठाइए। और तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं था? नहीं, लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है उनकी नजर में। लोकतांत्रिक तरीके से हमने नोटिस भेजा नेहा राठौर को। नहीं, लोकतांत्रिक नोटिस भी जो नोटिस भी होता है वो भी कानून की एक प्रक्रिया होती है। नोटिस से सजा नहीं होती है। आप सामना कीजिए। अगर कोर्ट ने आपको नोटिस किया तो आप डरा रहे हैं। कोई अच्छा नहीं, डराने वाली बात नहीं है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी सरकार बैठी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो सरकार पर सवाल उठेंगे। कोई दंगा हो, कोई फसाद हो,
दंगे में नुकसान हो, सरकारी अच्छा, संपत्ति एक गायक जले, अगर गाना गाता है तो वो क्या है, दंगा है भी क्या? जिम्मेदारी सरकार की होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, संविधान यही तो काम करने के लिए संविधान, बाबा है। साहब के संविधान का देखिए आप कितना सम्मान कर रहे थे, वो हम भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है सर, ये भी तो सब उसी में लिखा वक्त हुआ है मेरे पास संविधान बहुत में। कम है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनय जी आपका बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत शुक्रिया दिलीप जी चर्चा में शरीक होने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।